हेलो बच्चों, जल्दी से आप सभी इस चैनल पर जुड़ने का कार्य करेंगे। आप सभी को सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर 3 है, इसको सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को आमंत्रित कीजिए कि वो लोग भी जुड़े और अपने मैट्रिक की परीक्षा जो 2023 में होने वाले हैं, उसे वो लोग भी बेहतर तरीके से अध्ययन कर सके। तो बच्चों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चों को जिनका लक्ष्य 450 नंबर है, वह बच्चे, या फिर 450 नंबर से ज्यादा लाना है, वह बच्चे इस चैनल पर जरूर जुड़े और आप लोग जुड़कर अपने भविष्य को सुडौल करें। चलिए बच्चों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है जी, एशिया, पहला प्रश्न दिया गया है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो देखिएगा, प्रारंभिक समय में एशिया से लेकर जो चीन से होकर जाता था एक मार्ग और यूरोप तक चला जाता था, वह मार्ग प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या वह रेशम मार्ग, या फिर सूती मार्ग, या फिर रेशम मार्ग, या फिर उत्तरी पथ, या फिर दक्षिणी पथ? बच्चों बताएंगे कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, वह किस नाम से प्रसिद्ध था? बच्चों बताएंगे आप लोग कमेंट में, सब कोई। और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग एक एक प्रश्न को अगर मिस करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप लोगों को बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, आप सभी जल्दी से ज्वाइन कीजिए और एक एक नंबर को आप अपना एक एक नंबर को पक्का करते चलिए। ठीक है बच्चों? तो ये देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो उसे कहा जाता है रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग जी? रेशम मार्ग। तो बच्चों याद रखेंगे, उसे कौन सा मार्ग कहा जाता है? रेशम मार्ग। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा जी? तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोरी चौरा यानी चौरा चौरी जो कांड है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था जी? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? देखिए, गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, और वह आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कौन सा जी? तो असहयोग आंदोलन। किनके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। तो बच्चों, इसमें असहयोग आंदोलन में सभी भारत के व्यक्तियों और विद्यार्थियों या फिर मजदूरों, सभी लोगों को यह बात बताया गया कि आप सभी अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें। कौन से वस्तुओं का? अंग्रेजी वस्तुओं का, जैसे उनका वस्त्र, उनका कॉलेज, इन सभी वस्तुओं का क्या करें? बहिष्कार करें। तो गांधी जी ने किस घटना के बाद जी उसे बंद कर दिया थे? तो चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था, इस घटना के बाद यह बंद कर दिए थे। तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था जी? असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। कब शुरू हुआ था बाबू? तो 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है बालक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई करेंगे बाबू, ये वीवीआई प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, या फिर 1 मई को, या फिर 1 जून को, या फिर 1 जुलाई को? तो बच्चों बताएंगे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है जी? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी बालक? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है बालक? अच्छा चलिए बच्चों, आप लोग बताएंगे कि 1 अप्रैल को कौन सा, जैसे भारत में ना बहुत स्थानों पर इसे मनाने का कार्य किया जाता है, तो बच्चों बताएंगे कि 1 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बालक? साथ में एक है डॉक्टर दिवस। ठीक है बाबू, आप बताएंगे कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि ये तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है, इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग बताने का जरूर कोशिश करेंगे कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है बालक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए, बहुत ही बेहतर सवाल है कि भारत में वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों देखिए, अभी वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है जी? तो राज्यों की संख्या है 28। कितनी है जी राज्यों की संख्या? 28। और केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो कितना है जी? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है जी? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यानी बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बालक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सूचना का अधिकार संबंधी कानून। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपको दिया गया है, क्योंकि आप इसे एकदम कंफर्म समझे, आपका 1 नंबर इससे कंफर्म है बाबू, ठीक है ना। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था जी? तो बच्चों बताएंगे, क्या 2004 में, या फिर 2005 में, या 2006 में, या फिर 2007 में? तो बच्चों बताएंगे कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो देखिएगा, सबसे पहले 1990 के दशक में राजस्थान में सूचना के कानून या फिर सूचना के अधिकार संबंधी कानून के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और यह आंदोलन को बनाने में 15 वर्ष लग गए। बना तो 2004 में है, लेकिन इसे पारित कब किया गया है? तो 2005 में। कब किया गया है जी? तो 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को। कब किया गया है बालक? तो 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो आप लोग याद भी रखेंगे कि लोकतंत्र का सबसे बेहतर परिभाषा, सबसे लोकतंत्र के लिए सबसे बढ़िया जो परिभाषा है वह यही है। कौन सा जी? तो यह है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो बच्चों आप लोग इस परिभाषा को भी लिख लेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे अच्छा परिभाषा यही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो बताएंगे किसने कहा था जी? अरस्तु के द्वारा कहा गया था, कि अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया, या फिर रूसो के द्वारा कहा गया, या फिर सुकरात के द्वारा कहा गया? तो बच्चे बताएंगे किनके द्वारा कहा गया है जी? किनके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया है जी? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि अब्राहम लिंकन किस देश के रहने वाले थे? किस देश के रहने वाले थे जी? तो याद रखेंगे अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है बाबू, अमेरिका के वो रहने वाले थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में, देखिएगा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंचायती से हर वर्ष एक प्रश्न तो आपको आता ही आता है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। पहला 7 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? ठीक है ना, ये एक ही में है, ये थोड़ा अलग हो गया है। ठीक है ना। तो संवैधानिक संशोधन से प्राप्त हुआ था, कौन सा है जी? क्या वो 72वां है, या फिर 73वां है, या 74वां है, या फिर 75वां है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 40 में, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है बाबू? तो पंचायती राज संस्थाओं में पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो याद रखेंगे बाबू 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर निकाय के लिए। किससे संबंधित है बाबू? तो नगर जो व्यवस्था है उसके संशोधन के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। अब एक और प्रश्न बनता है जी कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले लागू किया गया था बाबू राजस्थान में। कहाँ पर लागू किया गया था? सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान में भी कौन से जिला में? तो नागौर जिला में। कब किया गया था जी? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। राजस्थान में भी कहाँ पर? नागौर जिला में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखेंगे बाबू, वह वर्णित है अनुच्छेद 40 में। ठीक है ना। और कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। एक और सवाल इसमें बनता है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस समिति के द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग बलवंत राय समिति के द्वारा। कौन से समिति के द्वारा जी? तो बलवंत राय समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया था।
ये भी प्रश्न आता है बाबू कि यह कितने स्तरीय प्रणाली है। तो कितने स्तरीय है जी? तो त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है जी? तो देखिएगा, भारत में बहुत ज्यादा क्या है? तो गरीबी है। क्या है जी? तो गरीबी है। इसके अलावा अशिक्षा भी है। इसके अलावा बेरोजगारी भी है। तो असफलता यानी कि देखिएगा, लोकतंत्र कब सफल होता है? जब एक समझदार, एक पढ़े लिखे लोग जब लोकतंत्र को संभालने के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में अपना योगदान देते हैं। मानिए कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार के जो सीएम है वह एक अंगूठा छाप है या अनपढ़ है, तो वह क्या राज्य की प्रगति कर पाएगा? क्या वह राज्य के विषय में बारे में सोच पाएगा? तो इस प्रकार से क्या होता है जी? तो वहां पर लोकतंत्र असफल हो जाता है। वहां पर अलग अलग प्रकार के समझिए गुंडा राज जैसे व्यवस्थाएं सामने आने लगती है। तो ये कब संभव होगा जी? तो यह संभव होगा जब यहाँ पर परिपूर्ण शिक्षाएं दिए जाए, गरीबी को समाप्त किया जाए और सबसे बड़ा बेरोजगारी जो है उसको रोजगारी में बदल दिया जाए, तो लोकतंत्र वहां सफल होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सफलता में बाधा क्या है? ठीक है ना। तो बाधा क्या है जी? तो ये तीनों है आपका ये तीनों यानी कि सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखिए बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है। तो बाबू बताएंगे बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है जी? बिहार शरीफ में है, या फिर राजगीर में है, या फिर गया में है, या फिर बांका में है। तो बच्चे बताएंगे बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रज्जू मार्ग निम्न में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है जी? तो आप याद रखेंगे वह है बिहार में। किस राज्य में है? वह है बिहार में। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि बिहार में जो रज्जू मार्ग है वह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है जी? बिहार शरीफ, राजगीर, गया या फिर बांका। तो बाबू याद रखेंगे वह है राजगीर में। कहाँ पर है जी? वह है राजगीर में। ठीक है, वह कहाँ पर है जी? वह राजगीर में है। ये चलिए राजगीर आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है राजगीर में। ठीक है, कभी समय मिले तो आप भी यहाँ घूमने जाइए, बड़ा ही बेहतरीन स्थान है। क्योंकि हम लोग अभी घूम कर आए हैं, हम अजी सर बड़ा ही इंजॉय करते हुए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सासाराम नगर, सासाराम नगर का विकास, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो देखिएगा बाबू कि यह जो शहर है ना, ये कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। कहाँ पर है बाबू? तो यह बिहार में है। ठीक है ना। और पूछा गया प्रश्न कि यह जो नगर है, यह सासाराम जो नगर है, इसका विकास कब हुआ था? क्या मध्य युग में हुआ था, या फिर प्राचीन युग में हुआ था, या फिर आधुनिक युग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों बताएंगे कि इसका विकास कहाँ पर हुआ था, सॉरी कब हुआ था। ठीक है बच्चों, बताएंगे कि इसका विकास कब हुआ था। चलिए सब कोई कमेंट कीजिए, और साथ में जो भी बच्चे जुड़े नहीं हैं उनको भी आमंत्रित कीजिए कि वो लोग भी जल्द से जल्द जुड़े और अपना जो भविष्य है उसे बनाने के लिए प्रयासरत रहें हमेशा। साथ में आंसर को बताते चलें। ठीक है ना बच्चों, तो आप सभी जो होता है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आप जितने ही ज्यादा प्रश्नों को बना लेते हैं, लिख लेते हैं, वह प्रश्न आपको याद हो जाते हैं। और आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका 40 में 40 100% आना ही आना है। तो बच्चों, तो आप लोग जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए, जितने लोग बचे हैं, और जुड़कर आंसर को जरूर दीजिए। ठीक है ना, सभी लोग आंसर जरूर दीजिए। कौन सा है जी नगर विकास हुआ है? तो वह हुआ है मध्य युग में। कौन से युग में हुआ है जी? तो वह है मध्य युग में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद सागर झील, अगला प्रश्न है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील है वह, रुकिए एक मिनट, गोविंद सागर झील जो कृत्रिम रूप से जो जलाशय संबंधित है वह किससे? कृत्रिम रूप से मतलब क्या? यह मानव के द्वारा बनाया हुआ है। एक होता है प्रकृति के द्वारा बनाया गया, एक कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया झील। वह किस से संबंधित है जी?
तो क्या यह रिहंद बांध से संबंधित है, क्या यह हीराकुंड बांध से संबंधित है, या भाखड़ा से बांध से संबंधित है, या नरौरा बांध से संबंधित है? तो बच्चों बताएंगे वह किससे संबंधित है। तो जल्दी से आप सभी कमेंट करेंगे कि यह किससे संबंधित है। चलिए बच्चों जल्दी से बताएंगे किस बांध से संबंधित है जी। तो यह संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। किससे संबंधित है जी? तो ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। किससे? तो ऑप्शन नंबर सी से। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक भूस्खलन प्रव राज्य है, मतलब कि सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों देखिएगा, भूस्खलन क्या होता है कि जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर भूकंप के कारण या फिर अपने से वहां की मिट्टी क्या होती है, तो पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर वाले भाग की मिट्टी नीचे की ओर धंसने लगती है या वहां से गिरने लगती है। इस स्थिति को भूस्खलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो भूस्खलन कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो भूस्खलन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है? क्या वो उत्तराखंड है, या फिर उड़ीसा है, या झारखंड है, या मध्य प्रदेश है? तो बच्चे बताएंगे कि सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है जी? तो वह है उत्तराखंड। कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड। देखिएगा 2016 में भी उत्तराखंड, इससे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा चलिए ऑप्शन यहीं से लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्तमान समय में भी उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में भी यहाँ की जमीन जो है कुछ धंस गया है, जिसके कारण वहां से बहुत तेजी मात्रा में बाढ़ की समस्या, यानी कि वहां से पानी निकलने लगा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि 2016 में जैसे बाढ़ आया था ऐसे संभावनाएं यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है? तो पूछा गया है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा वाला क्षेत्र है जी? सर्वाधिक सूखा है, ठीक है ना। उत्तर बिहार, देखिए उत्तर बिहार तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर बिहार में सर्वाधिक नदियां है और सब पहाड़ी क्षेत्र से आती है, नेपाल के साइड से आती है, कुछ एक उत्तर प्रदेश से आती है। तो इस तरह की नदियां जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जल लेकर आती है, जिससे इधर तो बाढ़ बहुत आता है। उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद यह पूर्वी बिहार, तो ये तो सब नदियां इधर से ही घूम के जाती है। और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण बिहार, यानी कि आप देखे होंगे जो मैप है बिहार का, उसमें नीचे से यानी उत्तर प्रदेश से जो सब नदियां जा रही है, यानी गंगा नदी जो प्रवेश करती है, इसी में सब नदी आकर क्या होती है जी? तो मिल जाती है। इसी में आकर सब नदी मिल जाती है, इधर से भी आकर नदियां क्या होती है? मिल जाती है। बिहार बीच में धंसा हुआ है, जिसके कारण यह गंगा माता इन सभी नदियों को जल को धारण करते हुए बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बंगाल के साइड यानी पूरब साइड में चली जाती है। यानी तो पूरब भी क्षेत्र होगा नहीं, उत्तर बिहार भी नहीं होगा, पूरब नहीं होगा। दक्षिण बिहार की नदियां थोड़ा बहुत सूखी है, तो इधर सुखाड़ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे जी? तो बालक ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो सी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण बिहार। ठीक है बालक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए बच्चों, ये ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी जी? क्या फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, क्या पेरिस की संधि हुई थी, या फिर वियना कांग्रेस की संधि हुई थी? तो बच्चों बताएंगे कौन सी संधि हुई थी। ठीक है ना बच्चों, जल्दी आप लोग सभी लोग ज्वाइन होकर बताएंगे कि कौन सी संधि हुई थी। ठीक है ना। तो देखिएगा 1871 में जो संधि हुई थी वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ठीक है ना। और यह संधि कब हुआ था जी? तो 1871 में हुआ था। और किस नाम से जाना जाता है जी? वह फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर गाना का भी आवाज है, आप लोग दोनों का भी एंजॉय करते चलिए। ठीक है ना। और सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, जो लोग नहीं बाकी है। देखिए बहुत सारी जनसंख्या कम है, तो इसलिए आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। जल्दी से सभी लोग शेयर कीजिए और ज्वाइन होके तो जल्दी से। चलिए अगला, यानी कौन सा संधि हुआ है जी 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ है। कौन हुआ है बालक? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ है। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया
और प्रसा के बीच में, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। प्रसा उसके बाद से आगे चलकर एक गणतांत्रिक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित होता है? तो बच्चों आप लोग एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़े हैं जी, जिसका नाम है, क्या नाम है जी? तो उसका नाम है जुलाई 1830 की क्रांति। कौन सी क्रांति? जुलाई 1830 की क्रांति। कौन सी क्रांति बाबू? तो जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है ना। इसमें आप लोग पढ़े हैं कि जो चार्ल्स दशम है ये पोलिगने को प्रधानमंत्री बनाते हैं, और इसमें क्या देखा जाता है कि ना पोलिगने की कोई सुधारवादी कार्यक्रम कर पाते हैं और न ही और वहां के जो राजा है चार्ल्स दशम ये कुछ कार्य को कर पाते हैं, जिससे वहां पर बेरोजगारी, भूखमरी जैसी स्थिति तो होती ही है, लेकिन 4 ऐसे कानून का गला घोटने का प्रयत्न किया जाता है जिससे वहां पर गृह युद्ध की समस्या आ जाती है, जिससे जुलाई 1830 में जो चार्ल्स दशम में वो भाग कर कहाँ चले जाते हैं? तो वह चले जाते हैं इंग्लैंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बच्चों? तो वह इंग्लैंड में चले जाते हैं, ठीक ना। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चार्ल्स दशम गृह युद्ध होने के बाद वह किस देश में भाग जाते हैं? तो कौन से देश में चले जाते हैं जी? तो वह चले जाते हैं इंग्लैंड में। कहाँ पर चले जाते हैं? तो बच्चों इंग्लैंड में चले जाते हैं, ठीक ना। चलिए तो इंग्लैंड में चले जाते हैं, तो यहाँ पर किस वंश का समापन हो जाता है? तो बुर्बो वंश का अंत हो जाता है। कौन से वंश का अंत हो जाता है जी? तो बुर्बो वंश का अंत हो जाता है, ठीक ना बालक। तो बुर्बो वंश के अंश के बाद यहाँ पर आर्सेनियस वंश की स्थापना होता है। तो बच्चों वही बताना है प्रश्न कि वह कौन सा व्यवस्था होता है जी? संघीय व्यवस्था होता है कि राजतंत्र होता है कि गणतंत्र होता है कि अधिनायक होता है? कौन सा होता है बालक? तो वह होता है संवैधानिक राजतंत्र ही होता है, न कि लोकतंत्र, ठीक है ना। तो यानी 15 का बी याद रखेंगे, ठीक है बालक। अगला प्रश्न, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए प्रश्न बड़ा ही मजेदार है कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, तो अब प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ था, या फिर बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है, ठीक है ना बालक। तो हम क्या बताएंगे जी? तो रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रूस से संबंधित है, ठीक है ना बालक। पूछा गया है कि यह इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया है, ठीक ना। तो किनके द्वारा किया गया है जी? क्या केरेंस्की की सरकार के द्वारा, या फिर ट्राटस्की के द्वारा, या फिर लेनिन के द्वारा, या फिर स्टालिन के द्वारा? तो बच्चे बताएंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? तो बच्चों जल्दी से बताएंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा तब तक आप लोग जान लीजिए। देखिए बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था जी? नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक ना। और यह क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे जी? तो लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन किए थे। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना किए थे। क्या किए थे जी? तो नई आर्थिक नीति का स्थापना किए थे। आप लोग बताएंगे कि नई आर्थिक नीति की स्थापना कब किया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? चलिए अगला प्रश्न बड़ा ही मजेदार है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि वित्त विभाग, कि राष्ट्रीय विकास परिषद? तो देखिएगा सबसे पहले 1868 में, यानी यहाँ पर दिया जाता है आपको 1867 और 68 में, ठीक है ना। आप किताब में एनसीईआरटी में देखिएगा तो दोनों ईस्वी का जिक्र किया गया है, तो विशेष रूप से 1868 भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि वर्तमान में जो गणनाएं की जाती है वह किस संगठन के माध्यम से की जाती है? क्या वह संगठन को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, या फिर वित्त विभाग, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? तो बच्चे बताएंगे कौन से किसके माध्यम से किए जाते हैं जी? तो वह किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए,
कौन से बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से। केंद्रीय सांख्यिकी के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य पिछड़ा है? ये देखिए प्रश्न पढ़ते ही आंसर आ गया, बच्चों सबका आंसर आना ही शुरू हो गया है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है। इसका आंसर हमको लगता है किसी की गलती हो ही नहीं सकता है। जो बिहार के रहने वाले बच्चे हैं, हमको नहीं लगता बिहार वाला नहीं बाहर वाला भी आंसर एकदम करेक्ट ही देंगे कि पिछड़ा राज्य कौन सा है। कहने में भी थोड़ा सा हमको अजीब महसूस होता है कि पिछड़ा राज्य कौन है जी? तो वह है बिहार। कौन है जी? तो बिहार। बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है जी, सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और सवाल आप लोग बताइएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसी ऑप्शन में उसका भी आंसर छिपा हुआ है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं वहां पर सबसे अधिक है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है जी? यानी कि रुपया पैसा अगर आप कमा लिए तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या मनोरंजन करने के लिए आप उसको उद्देश्य के लिए कमाए हैं, या फिर क्या सब पैसा सेवा क्षेत्र में लगा सकते हैं, या फिर परोपकार में लगा देंगे, या फिर जीविकोपार्जन के लिए? तो बच्चों बताएंगे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाएं मतलब जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे क्या कहेंगे जी? आर्थिक क्रियाएं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बालक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। ठीक है ना बालक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो बच्चों बताएंगे कि भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन दिया गया था वह किन के द्वारा किया गया था? ठीक है ना बच्चों, तो देखिए आपको अभी ही बताए थे कि 1867-68 में, कब बाबू? 1867-68 में। ठीक है, 1867-68 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। चूंकि आप अन्य किताबों में देखेंगे तो इसका आंसर 1868 ही है। ठीक है ना बाबू, यानी कि 1868। तो सबसे पहले 1868 में अनुमान लगाया गया था। ठीक है ना बालक, तो पूछा गया प्रश्न कि किसके द्वारा अनुमान लगाया गया था? तो किसके द्वारा लगाया गया था जी? गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, या पटेल जी के द्वारा, या फिर नेहरू जी के द्वारा? तो किनके द्वारा दिया गया बालक? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। किनके द्वारा दिया गया है जी? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बालक, यानी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना बालक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन मतलब क्या हो गया जी? तो ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो मतलब कि अगर मान लीजिए हमको 20 वर्ष 30 वर्ष के लिए अगर ऋण चाहिए तो किस पर ऋण मिलेगा, किससे मिलेगा? कृषक महाजन ना बाबू, ये तो महाजन देगा ही नहीं। कृषक महाजन होगा जी क्या भूमि विकास बैंक, कि प्राथमिक कृषि साख समितियां, या फिर इनमें से सभी? तो दीर्घकालीन ऋण लेना है तो कौन बैंक देता है जी? तो भूमि विकास बैंक। कौन सा बैंक? तो भूमि विकास बैंक। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखिए अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जुड़े नहीं हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी एक दूसरे के पास शेयर करें कि जल्दी से बोलिए कि आप लोग आइए और जुड़े और वीडियो का आनंद लें। ठीक है ना बच्चों, जल्दी से जुड़िए ताकि एक भी प्रश्न आप लोग का मिस ना हो जाए। ठीक है ना, और एक भी प्रश्न मिस होता है अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत पछतावा होगा कि हाँ सर तो पढ़ाए थे लेकिन हम क्लास लेट से ज्वाइन किए जिससे हमारा छूट गया। तो बच्चों ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए। गाना भी है ना जी इस पर, बड़ा ही मस्त गाना है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो बालक वो देरी को जो होता है आप हटाइए और एकदम समय से जो होता है जल्दी से ज्वाइन हो गया। ठीक है ना बालक, तो दिया हुआ है प्रश्न अगला कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, बड़ा ही मस्त प्रश्न है जी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी? उपभोक्ता अधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? क्या वह 17 मार्च को, या फिर 15 मार्च को, या फिर 19 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को? तो बच्चों बताएंगे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, 1986 में उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया। कब? 1986 में। इसका जो डेट था वह 15 मार्च 1986 को उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता अधिकार के लिए नियम बनाए गए। इस कारण से 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस में मनाया जाता है। यानी कि आप जब कभी वस्तु, मान लीजिए आप एक चिप्स का पॉकेट लेते हैं, तो चिप्स का पॉकेट में लेते हैं तो क्या वह पॉकेट में कितना वजन है, मतलब कितना उसमें माल भरा हुआ है, वस्तु जो है वो उसमें कितना भरा हुआ है, उसका वेट भी लिखा हुआ है। साथ में वह इसका एक्सपायरी डेट क्या है, कितने दिनों के भीतर हम खाएंगे तो वह स्वस्थ वस्तु रहेगा, जिससे हमें कोई रोग नहीं होगा, तो उसका भी डेट लिखा रहता है। साथ में उसका कितना मैक्सिमम प्राइस है, वह मैक्सिमम प्राइस भी लिखा रहता है। यानी कि जो प्राइस लिखा हुआ है अगर उससे ज्यादा मूल्य पर मिलता है तो आप उपभोक्ता फोरम में केस कर सकते हैं जी। किस फोरम में केस करेंगे? तो उपभोक्ता फोरम में केस करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को 3 उपभोक्ता फोरम बताए गए थे। एक जिला फोरम बताया गया था, एक राज्य फोरम बताया गया था, और एक जो होता है सबसे ऊपर जो फोरम बताया गया था यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो आप बताएंगे बाबू कि भारत में कितने जिला फोरम है? चलिए, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट करेंगे कि भारत में कुल कितने जिला फोरम है, भारत में कुल कितने जिला फोरम है और कितने राज्य फोरम है। चूंकि तो एक तो आप लोग को मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है तो एक ही है, लेकिन आप लोग बताते चलेंगे कि कितने संख्या है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को हम तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न है जी, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है जी? तो देखिए, भूमि निम्नीकरण यानी कि ये इसका उर्वरा शक्तिकरण कम कैसे हो जाता है जी? क्या वनमूलन, वन के कटाई से, या फिर गहन खेती, ज्यादा खेती, एक ही खेत में ज्यादा फसल लगा देने से, या अति पशुचारण, क्या ज्यादा पशु को चरा लेने के कारण, क्या अधिक सिंचाई? तो बच्चों बताएंगे किसके कारण होता है जी भूमि निम्नीकरण। तो देखिएगा कि ज्यादा सिंचाई करना भी खेत के लिए हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? कि मान लीजिए कि हम ज्यादा सिंचाई करें तो खेत की मिट्टी अपनी बहकर और नदियों में चली जाए, तो क्या होगा, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी है जिसमें आप खाद डाले हैं, वह मिट्टी तो बहकर चला गया, जिससे हमारा भूमि क्या हो जाता है, निम्नीकरण में चला जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा जी? तो अब आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, सोपानी कृषि प्रचलित है। तो बच्चों बताएंगे सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है जी? कहाँ प्रचलित है? क्या वो हरियाणा में प्रचलित है, या फिर पंजाब में, या बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या फिर उत्तराखंड में? तो बच्चों बताएंगे सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है। तो बच्चे देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में सोपानी कृषि प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है जी? तो पहाड़ी क्षेत्र में है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना बच्चों। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो प्रश्न है कि बिहार में प्रायः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। बताएंगे आप लोग कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, सभी लोग कमेंट करिए कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या वह लाल मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी? तो बच्चों बताएंगे कि बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। जल्दी से कमेंट कीजिए कि बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तब तक आप लोग साथ में बताते चलिए कि बिहार के वर्तमान समय में सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है जी। एक और प्रश्न बताते चलिए कि वर्तमान में बिहार के ही उप मुख्यमंत्री कौन है। चलिए सब कोई कमेंट करिए कि कौन है जी, जल्दी से बताइए। सभी का कमेंट देख रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन है बाबू। नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे जी। तो बिहार के जो सीएम है कौन है? तो वह है
नीतीश कुमार जी, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी? तो ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 25 का सी नंबर, ठीक है बाबू। तो बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में खादर एवं बांगर मिट्टी पाया जाता है। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में खादर एवं बांगर मिट्टी पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद जो है उसका जनक किसे माना जाता है? पतंजलि को, या चरक को, या सुश्रुत को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों किनको माना जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चरक को माना जाता है। किनको माना जाता है? तो चरक को माना जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न 27 नंबर, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बच्चों बताएंगे बिहार के कितने क्षेत्र में वन का विस्तार है। देखिए बच्चों, जो लोग भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं क्लास में, आप लोग को एक सूचना दे देते हैं कि मॉडल पेपर यह 3 नंबर है। कितने नंबर है बाबू? तो यह 3 नंबर है। जबकि 1 और 2 अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से इसके जो नीचे कमेंट में पहला और दूसरा मॉडल सेट है उसको पिन कर दिया गया है। आप लोग उसको सर्च करके जरूर देख लें, ताकि आपका जो छूटा हुआ प्रश्न है वो अभी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप सभी जितने बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग पीछे वाले भी वीडियो देख लें, और इस वीडियो को भी आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है ना। जितने भी बालक हैं वो लोग सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है ना, ताकि एक भी जो प्रश्न है आपका छूटे नहीं। तो प्रश्न किया भी गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत वन का विस्तार है? 15% कि 20% कि 18 कि 7%? तो बच्चे बताएंगे कि कितना प्रतिशत वन का विस्तार है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों जल्दी से बताइए आप लोग कि बिहार में कितना प्रतिशत वन का विस्तार है। देखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है जी? तो 94,163 किलोमीटर है। कितना है? तो 94,163 किलोमीटर, ठीक है। इसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.1% वन का विस्तार है। 7.1% वन का विस्तार है, ठीक है ना बाबू। लेकिन वर्तमान में जब वन का बात किया जाए तो यह वन का प्रतिशत जो है वह चेंज हो गया है, ठीक है ना। यह 7% से बढ़कर 10% चला गया है। कितना चला गया है जी? तो लगभग 10%, यानी कि 10.32% हो गया है। कितना हो गया है? तो 10.32% हो गया है। देखिएगा, याद रखेंगे आप लोग कि बिहार में 7 ठीक है, दिया गया है कि बिहार में 7.84%, इसको हटा दीजिए, 7.84% वन का विस्तार है, और जबकि 2.48% वृक्षों का विस्तार है। क्योंकि देखिए, दोनों को वर्तमान समय में जो सैटेलाइट भेजा गया उससे अलग अलग आंकड़ा निकाला गया है, ठीक है, जिसमें वन अलग है और वृक्षों का आंकड़ा अलग बताया गया है, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यह प्रतिशत कितना हो जाता है जी? तो 10.32% हो जाता है, ठीक है ना बालक। यानी टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10.32। जबकि हम लोग का जो किताब है एनसीईआरटी है वह 2012 का प्रकाशित है, जिसके कारण इसमें अभी भी वर्तमान में आंसर कितना है? तो 7। तो बच्चों याद रखेंगे 7% है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह व युक्त खनिज है? निम्न में से कौन सा लौह व युक्त खनिज है? तो बच्चों बताएंगे कि निम्न में से कौन सा लौह व युक्त खनिज है। तो देखिएगा बच्चों, लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि देखिएगा, लौह युक्त खनिज कहता है कि जिसमें लोहा का अंश विद्यमान रहता है। जिस खनिज में लोहा का अंश विद्यमान रहता है उसे क्या कहा जाता है जी? तो लौह युक्त खनिज कहा जाता है। और लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा का अंश विद्यमान नहीं होता है, जैसे सोना। क्या सोना में लोहा का अंश होता है जी? नहीं होता है।
अभरक, इसमें भी लोहा का अंश नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखते चले तो चूना पत्थर में लोहा का अंश नहीं होता है जी। उसी प्रकार से अभरक में भी नहीं होता है और मैग्नेटाइट में तो होता नहीं है। तो किस में हो जाएगा बाबू? तो बक्साइट में। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगी? तो लौह युक्त खनिज कौन सा हो जाएंगे? तो बक्साइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? तो बक्साइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए जल्दी से आप लोग, जो लोग बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं, जो आपके दोस्त थे उन्हें जल्दी से इनवाइट कीजिए, जल्दी से उनको ज्वाइन कीजिए ताकि उनका वीडियो जो छूटा है वह क्लियर हो जाए। और जो लोग नए विद्यार्थी हैं, जो लोग आप डायरेक्ट ही तीसरे मॉडल पेपर देख रहे हैं, उनके लिए भी पहला एवं दूसरा मॉडल पेपर को नीचे पिनअप कर दिया गया है, उसे भी आप देखते चले। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम लोग अगले प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला। देखिए घटिया कोयला या फिर अच्छा कोयला हम लोग कैसे जानेंगे? तो जिस कोयले को जलाने से ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकले उससे हम लोग अच्छा कोयला मानते हैं, अच्छा क्वालिटी का कोयला मानते हैं। यानी कि उसे जलाने पर ज्यादा समय तक ऊष्मा निकलता है और ज्यादा मात्रा में। घटिया कोयला क्या होता है? जिसे जलाने पर कम ऊष्मा निकले और कम ही समय में समाप्त हो जाए, ज्यादा धुआं भी दे। तो ऑप्शन दिया गया है आपको कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो बच्चों बताएंगे कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है जी? यानी जिसमें कार्बन का मात्रा सबसे कम रहेगा वह सबसे घटिया कोयला हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा जी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीट कोयला। कौन सा कोयला जी? तो पीट। ये भी याद रखेंगे कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है बच्चों, चलिए। और जो सबसे बढ़िया कोयला होता है वह कौन होता है जी? वह होता है एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है जी? तो वह सबसे बढ़िया में याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, और सबसे घटिया में याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि यह प्रश्नों को आपको एग्जाम में उल्टा भी करके पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि आप अच्छा घटिया वाला याद कर लिए तो खराब वाला भूल गए। तो दोनों को याद करते चलिए और लिखते भी चलिए साथ में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है? तो देखिए बच्चों, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जवाब देंगे कि कौन सा रोपड़ फसल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कि रबड़ या फिर गन्ना या फिर धान या फिर चाय। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी कि रोपड़ फसल कौन सा नहीं है। तो देखिए बच्चों, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे कि कौन सा रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है बच्चों, तब तक हम आपको 1 मिनट। चले बच्चों, जल्दी से बताएंगे कौन सा रोपड़ फसल नहीं है जी। तो देखिए यहाँ पर रबड़ को भी यहाँ पर रोपने का कार्य किया जाता है, गन्ना को भी रोपने का कार्य किया जाता है, और चाय भी रोपड़ फसल है। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि धान जो होता है रोपड़ फसल की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का क्या सही हो जाएगा जी? तो 30 का सही हो जाएगा सी। तब तो आप लोग इसे स्टार बना कर रखिए, यह चीज को एक बार पुनः देख भी लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? मतलब कि सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फसल कौन सा है जी? क्या वह गेहूं है या फिर मकई है या फिर जौ है या फिर धान है? तो बच्चे बताएंगे कि भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। तो बच्चों कौन सा है जी? तो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फसल है धान। कौन सा है जी? धान। क्योंकि धान नहीं खाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे चावल। तो सबसे जो अधिक प्रमुख खाद्यान्न फसल है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो उसका हो जाएगा आंसर चावल। ठीक है ना बालक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है जी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। बच्चे बताएंगे कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। क्या
50% है, या फिर 60% है, या फिर 80, या फिर 36.5% है? तो बच्चों बताएंगे आप लोग कमेंट में कि बिहार में कितने प्रतिशत भाग में खेती होती है। बिहार में कितना प्रतिशत भाग में कृषि होती है। ठीक है ना बालक, जल्दी से बताएंगे कि बिहार में कितने प्रतिशत भाग में कृषि होती है। और जो भी बच्चे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चले, ताकि जो भी वीडियो आप लोग को 10th क्लास से जुड़ा है वो आप सभी को मिल सके। आपके भाइयों बहनों सभी के लिए वीडियो बहुत ही किफायती है। जो लोग 10th क्लास में है तो आप सभी इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि जो बच्चे का प्रश्न छूटा हुआ है वह क्लियर हो जाए। ठीक है ना बच्चों, तो बताएंगे बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो कितना है जी, तो वह क्षेत्र है लगभग 59.86%। कितना है जी, तो 59.86%। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20, 60% आप लोग आंसर लगाएंगे। कितना प्रतिशत जी, तो 60%। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवा यानी सूचनाओं को देने का एक अंग है। तो देखिएगा, समाचार पत्र, इसके माध्यम से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होता है। टेलीफोन, इसके माध्यम से भी, या टेलीविजन, इसके माध्यम से भी हम लोग को संचार सेवाओं जो सेवा है उसे प्राप्त हम लोग करते हैं। जो सूचनाएं होती है उसे हम लोग प्राप्त करते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चे बताएंगे कि 33 का क्या आंसर होगा। क्या होगा जी, तो याद रखेंगे 33 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी नंबर। ठीक है ना बच्चों, यानी इनमें से सभी। ठीक है, हम लोग तीनों के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जी, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए, आप लोग को लिखाया गया है या बताया भी गया है जी कि मानव पूंजी के 5 घटक है। कितने घटक है जी, 5 घटक है। उन्हीं में से दिया गया प्रश्न कि मानव पूंजी का जो निर्माण होता है इसका मुख्य घटक क्या है। स्वास्थ्य सेवाएं है, या फिर आवास है, या फिर शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, या फिर इनमें से सभी है। तो मानव पूंजी के निर्माण का प्रमुख घटक कौन कौन है जी, तो यह सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों याद रखेंगे 34 का आंसर क्या हो जाएंगे जी, तो डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है जी, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों आप सभी जल्दी से बताएंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है जी। तो देखिएगा, वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था जी, 1991 में लाया गया था। ठीक है, जब सुब्रमण्यम की सरकार थी तो 1991 में सरकार के द्वारा 4,900 यानी लगभग 49 क्विंटल, इतने नहीं होगा जी, हाँ 49 क्विंटल सोना को गिरवी रखा गया था। कहां पर गिरवी रखा गया था जी, तो इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था। किसके लिए, तो विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए। तो 4,900 किलो सोना को गिरवी रखकर भारत में 1991 में क्या किया गया, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की स्थापना किया गया था। ठीक है ना, तो पूछा गया प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है जी, यानी कि आयात पर नियंत्रण करना, या फिर निर्यात पर नियंत्रण करना, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था को एक रूप में देखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलती है, तो कौन सा हो जाएगा बालक, तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू, तो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था को एक बाजार के रूप में देखना वैश्वीकरण का अर्थ है। ठीक है ना बालक, चलिए अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो देखिए, हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा अगर समझ कर बनाए तो आसानी से बना सकते हैं कि आप एग्जाम में जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों से घबराए नहीं कि सर ये नहीं हुआ है तो कैसे होगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा भुलवाया गया है आपको। तो हरित क्रांति, देखिए ध्यान दीजिए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है जी, तो कृषि से है ना जी। किससे संबंधित है, तो कृषि, यानी कि गेहूं के फसल के लिए विशेष रूप से। तो जब कृषि होता है तो आप समझिए कि कृषि अब किससे संबंधित है, किस जोन से कृषि संबंधित है।
प्राथमिक क्षेत्र से कि द्वितीय क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से संबंधित है जी? तो वह संबंधित है प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किससे? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि खनन पूछा जाता है प्रश्न के निम्न में से खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है जी? तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उद्योग किसके अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक और प्रश्न है कि सेवा, मान लीजिए बस सेवा है, रेल सेवा है, तो इस प्रकार की सेवा जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है बाबू? तो वह आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है जी? तो वह आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत से मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है जी? चलिए बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि कौन सा संस्थान है जहां से मुद्रा जारी होता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर संसद भवन, या फिर राष्ट्रपति भवन? तो देखिए कि भारत में जो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वह किसको है जी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इसका स्थापना कब हुआ था बालक? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था जी? तो 1935 में हुआ था। तथा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में किया गया। कब किया गया जी? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। कब किया गया था जी? तो 1935 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार राज्य है जी, बिहार राज्य है। बिहार किस चीज का राज्य है जी? उद्योग प्रधान वाला राज्य है। ये तो व्यंग्यात्मक बात लगता है, हास्यप्रद बात है कि बिहार भी एक उद्योग प्रधान राज्य हो जाए तो बात ही अलग है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि पशुपालन प्रधान, इसे थोड़ा बहुत माना जा सकता है। खनिज प्रधान, खनिज का तो यहाँ नाम ही पता नहीं है। एक अवरक छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर किसी भी खनिज का नाम मात्र का ही नाम है बस। और एक अंतिम दिया हुआ है ऑप्शन कृषि प्रधान। तो बच्चों बताएंगे बिहार राज्य क्या है जी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार क्या है जी? किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। किस पर जी? तो कृषि पर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है जी? चलिए सबको ध्यान दें के प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो देखिएगा राजकीय आय, या फिर राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आय होगा जिसके कारण हम लोग का जो मान लीजिए वर्तमान में जो स्टाइल है वह चेंज हो सकता है? तो किसके कारण चेंज हो सकता है जी? तो वह चेंज हो सकता है प्रति व्यक्ति आय के कारण। किसके द्वारा चेंज हो सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय के कारण, यानी जितना ही हम लोग कमाएंगे उसी के अनुसार हम लोग का पहनावा ओढ़ावा चेंज हो सकता है। तो बच्चों इसलिए आप लोग को भी इसीलिए कहा जाता है कि मन लगाकर बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ताकि भविष्य को आप भी अच्छे तरीके से इंजॉय स्वरूप जी सकें, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में कितने जिले हैं? चलिए बच्चा प्रश्न है जी, जल्दी सबको बताएंगे कि बिहार में कितने जिले हैं जी। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो सब कोई का आंसर आ रहा है कि सर 38 है। कितने जिले हैं जी? तो 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और साथ में प्रखंडों की संख्या कितनी है जी? तो बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। कितना है जी? तो 534। यानी कि बिहार में जिलों की संख्या कितना हो गया? तो 38 हो गया। चलिए कुछ प्रश्न है बेसिक, इसको देखते चलिए ताकि यह प्रश्न आप लोग का गलती ना हो, ठीक है। चलिए देखिएगा कि बिहार में बिहार में लोकसभा के कितने सीट हैं? इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। लोकसभा के कितने सीट है, ठीक है ना। तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट है जी? 40 सीट है। कितने सीट है? तो 40 सीट है, ठीक है। और साथ में राज्यसभा के लिए कितने सीट है? तो 16 सीट है। कितने सीट है जी? तो 16 सीट है। और बिहार में ही बात किया जाए तो हो गया राज्यसभा,
साथ में बात किया जाए बिहार में ही कि कितने विधानसभा का सीट है, कितने विधानसभा का सीट है। तो विधानसभा का सीट कितना है जी, तो 243 है। कितना है, तो 243 है। ठीक है ना बच्चों, विधानसभा का बात किया जाए तो 243 है। और वहीं बिहार में विधान परिषद का बात किया जाए तो कितना सीट है जी, तो 75 सीट है। कितना सीट है जी, तो 75 सीट है। तो बिहार में विधान परिषद है, उसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 सीट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था जी। देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा 1971 में दिया गया था। क्यों दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा सरकार में गतिविधियां उल्टा सीधा करने के कारण देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। कहां से किया गया, बिहार के पटना के गांधी मैदान से किया गया। बिहार में पटना के जो गांधी मैदान है वहां से शुरू किया गया। किनके द्वारा किया गया जी, तो दिया है ऑप्शन, क्या इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, या महात्मा गांधी के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो बच्चे बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था जी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जी, यानी जेपी के द्वारा किया गया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था जी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बच्चों बताएंगे कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1969 में, या फिर 1970 में, 1971 में, या फिर 1972 में। तो देखिएगा देश में जब आर्थिक स्थिति, जब ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी को कि सरकार गिर सकता है, और उसी इस समय बांग्लादेश में बांग्लादेश चूंकि उस समय बना नहीं था 1971 के पहले, तो पाकिस्तान के द्वारा वहां पर गलत गतिविधियां जब किया जाने लगा, तो इंदिरा गांधी ने अपना सेना को भेजकर, अपने देश के सेनाओं को भेजकर 1971 में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ जी, तो बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है ना, तो प्रश्न किया गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। ठीक है ना, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो चूंकि देखिए बांग्लादेश का उदय कब हुआ था जी, तो 1971 में। कब हुआ था बच्चों, 1971 में। ठीक है ना, तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। तो याद रखेंगे 1971 में। ठीक है ना, चलिए, और यह किस देश से निकल के बना हुआ है जी, यह पाकिस्तान से निकल कर बना हुआ है। किससे निकल के बना हुआ है, तो पाकिस्तान में। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहकर पुकारा जाता था। ठीक है ना, प्रश्न आ सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान कहकर किसे पुकारा जाता था, तो बांग्लादेश को ही पहले कहा जाता था। ठीक है, अब वर्तमान में इसे एक अलग देश का दर्जा प्राप्त है, तो यह एक स्वतंत्र देश है। और इसका उदय कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे। अगला प्रश्न है जी, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। तो बच्चों भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज शुरुआत हुआ था जी। यह क्वेश्चन कई बार आपको पूछ दिया गया है कि ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कब हुआ था जी, राजस्थान में, या फिर पंजाब में, या उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार में। तो कब हुआ है बच्चों, तो वह हुआ है राजस्थान में। ठीक है ना, तो कहाँ पर हुआ है जी, तो सॉरी राजस्थान में हुआ है। अब कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए बच्चों बताएंगे कि एक ये जो श्रेणी दिया गया है, जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसके अनुसार बताना है कि इनमें कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों बताएंगे कि उत्तराखंड है, या फिर छत्तीसगढ़ है, या फिर चंडीगढ़ है, या फिर केरल है। तो देखिए बच्चों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्य रूप से अंतर क्या होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें केंद्र सरकार की एक प्रकार से समझिए कि उसमें केंद्र सरकार की सरकार होती है, यानी वहां पर सीएम की स्थापना नहीं होती है, सीएम की स्थापना नहीं होती है। लेकिन एक या दो राज्य में, जो जैसे दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी दिया हुआ है सीएम की स्थापना। और एक और राज्य है, यानी जम्मू कश्मीर में तो हट गया है, और भी एक राज्य में सीएम की स्थापना पुडुचेरी में, वहां पर भी सीएम की व्यवस्था है। ठीक है ना बच्चों, तो
उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़ या फिर चंडीगढ़ या फिर केरल में। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है जी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंडीगढ़। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार यानी संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार होते हैं, कौन है जी? तो ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका कि भारत या फिर कनाडा कि इनमें से सभी। तो बच्चे बताएंगे कि कहां पर संघीय सरकार की व्यवस्था किया गया है। तो कहां पर किया गया है जी? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देखिए जो अभी बताया था आपको कि जो मुद्रण जारी करता है और साथ में यह बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में भी किया गया था। ठीक है ना। तो कौन सा बैंक है जी जो केंद्रीय बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा बच्चे हो जाएगा जी? तो आरबीआई। कौन सा हो जाएगा जी? तो आरबीआई यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो याद रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए, मानकीकरण मतलब उनके चिन्हों को दर्शाने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि सोना के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, हॉलमार्क का, उसी प्रकार से कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मतलब कि वह जो वस्तु है क्या वह सही है या फिर गलत है, तो सही के लिए जो सिंबल प्रस्तुत किए जाते हैं वह कौन है? जैसे मान लीजिए कि 24 कैरेट का सोना होता है तो उसके लिए होल मार्का का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह होल मार्का का जो प्रयोग किया जाता है, नीचे नहीं होता है, होल मार्का का जो प्रयोग किया जाता है तो वह सोना को 24 कैरेट का सरकार के द्वारा मानकीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो उसी प्रकार बताना है कि कृषि उत्पादों के लिए मानकीकरण कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है? होल मार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है जी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, एग मार्क। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों आप लोग को बताया गया था अभी कौन से संबंधित है जी? तो कृषि क्षेत्र। कौन सा है जी? तो कृषि क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रणाली। चलिए इस प्रश्न को आप सभी वीवीआई कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसे याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न आपको कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है ना। कई बार इसे बीपीएससी में पूछा गया है कि तीन कठिया प्रणाली क्या है। तो देखिएगा सरकार नहीं, अंग्रेजों के द्वारा एक बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3/20 का प्रणाली अपनाया गया था, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा का नील का खेती करना था। किसका खेती जी? तो नील का खेती। ठीक है ना। तो 1917 में बिहार के एक व्यक्ति हैं जो चंपारण जिला के थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। कौन थे जी? तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार में बुलाते हैं, किस लिए? कि नील का जो प्रथा है उसे समाप्त करने के लिए, जो अंग्रेज जबरन यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा कराए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ के कृषकों पर बहुत ही जुल्म करके यह खेती कराई जा रही थी। कौन सी खेती? तो नील की खेती। ठीक है ना बच्चों। तो जो नील की खेती थी इसे बंद करने के लिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के अन्य सहयोगियों के द्वारा चंपारण में एक सत्याग्रह किया गया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना बच्चों। और इसी सत्याग्रह को एक और प्रणाली से जाना जाता है जिसे कहा जाता है तीन कठिया प्रणाली। क्या कहा जाता है जी? तो उसे तीन कठिया प्रणाली। ठीक है ना बच्चों। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। देखिएगा यह तीन कठिया प्रणाली 1917 में हुआ था। कब हुआ था जी? तो 1917 में। तो यह किस पर था? कह रहा है कि यह किस पर लागू था? किसानों पर। क्या अंग्रेजों ने किसानों पर लागू किए थे? क्या यह श्रमिकों पर या फिर व्यापारियों पर या फिर उद्योगपतियों पर? तो किस पर लागू किया गया था जी? तो यह लागू किया गया था किसानों पर। किस पर किया गया था बच्चों? तो वह किया गया था किसानों पर। ठीक ना। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपको कई बार इस तरह से घुमा कर प्रश्न आते हैं कि बताइए
कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी को बिहार में आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था जी? तो वह दिया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था जी? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा। कब दिया गया था? 1917 में यह आंदोलन हुआ, तो 1917 में ही यह दिया गया था उनको। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किए थे? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो कब हुआ था जी? तो 13 अप्रैल। कब हुआ था बाबू? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल डायर था, इन्होंने क्या बोलते हैं, निर्दोष व्यक्तियों पर बिना किसी अपराध के लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाया। कितने राउंड जी? 1650 राउंड, जिसमें हजारों से ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया कि आप जांच करिए कि दोष किस में है। तो यह समिति का जो गठन किया गया, उस समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या वो हंटर समिति, क्या वह डायर समिति, या फिर मॉन्टेस्क्यू समिति, या फिर चेम्सफोर्ड समिति? तो बच्चों बताएंगे कौन सी समिति? तो बच्चों कौन सी समिति थी जी? तो हंटर समिति। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सी समिति? ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति। 1919 में ही इस समिति का गठन किया गया था। अक्टूबर 1919 में ही इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ है। ठीक है बच्चों, आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है वह कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। आपको बता दें कि यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे जी? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो कहाँ है जन्म स्थान? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात में। तो बच्चों बताएंगे कहाँ पर है जी? तो बिहार में है। कहाँ पर है? तो बिहार में। तो बिहार में भी कहाँ पर? तो सिवान जिला। कहाँ पर जी? सिवान जिला। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कहाँ पर? तो सिवान जिला। ठीक है ना। देखिएगा, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था जी इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर देखिए 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई में। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में। और इनका निधन हुआ था 28 फरवरी 1963 में। 28 फरवरी 1963 में। जन्म कब हुआ है जी? तो 1884 में। और निधन कब हुआ है? तो 1983 में। ठीक ना। यह भारत के पहला राष्ट्रपति थे। भारत के पहला राष्ट्रपति थे, तथा साथ ही भारतीय संविधान के पहला अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो यह अध्यक्ष कब बने हुए थे? तो यह 11 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, और साथ में भारतीय गणतंत्र का पहला राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ककोलता जलप्रपात कहाँ बिहार से जुड़ी है? तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ककोलता जो जलप्रपात है वह निम्न में से किस राज्य में है? तो कहाँ पर है जी? तो वह है बिहार में है। कहाँ पर है? तो बिहार में है। बिहार में कौन है? कहाँ, किस स्थान पर? पटना में, कि नवादा में, कि मुंगेर में, या फिर नालंदा में? तो कहाँ पर है जी? तो वह है नवादा में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो जो बच्चे नवादा से देख रहे हैं वो इस चीज को जानते भी होंगे यह कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है जी? चलिए बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बिहार से जुड़ने वाले देशों की संख्या कितनी है जी? तो 1 है। बिहार से सीमा साझा करने वाले देश की संख्या पूछा जाए तो कितना है? तो 1 है। तो बताना है कौन है जी? तो नेपाल है, कि भूटान है, कि बांग्लादेश है, या फिर चीन है? तो बच्चों कौन सा है जी? तो वह है अपना पड़ोसी देश के बगल में ही है, नेपाल। यहाँ पर जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, आप आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में कार्य पड़ भी जाए अगर वीजा यहाँ पर लग भी जाए। और इसके अलावा बताएंगे नेपाल की राजधानी कहाँ है जी?
तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कहाँ है जी? तो काठमांडू। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। कहाँ है जी? ढाका। और चीन का राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। ठीक है ना बच्चों? सबको याद करते चलेंगे और अच्छे से इसे लिखते भी चलिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? क्या एक दल से गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। या फिर द्विदलीय व्यवस्था से हो सकता है, या फिर बहुदलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे कि गठबंधन की सरकार, देखिए गठबंधन की सरकार समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिहार के ही हम लोग बात करेंगे पहले, कि बिहार में विधानसभा में 243 सीट है। ठीक है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को उसके पूरा सीट के जो संख्या है उससे एक अधिक चाहिए, आधा से एक अधिक, यानी कि 122। 122 जिस पार्टी के पास अगर सीट है तो वह सरकार एक दल के रूप में ही बना सकता है, यानी कि एक दलीय व्यवस्था ही बना सकता है। उसके लिए बहुदलीय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब अगर इस तरह का सीट नहीं मिलते हैं पार्टी को, अगर इतने सीट नहीं पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं जी, अन्य पार्टियों से, मान लीजिए किसी के पास 70, किसी के पास 30, किसी के पास 25, किसी के पास इसी तरह से और भी सीट है, तो ये लोग क्या करते हैं, 70 30 60 और 25, 125 हो गया। तो ये तीन पार्टी आपस में समझौते करके क्या करती है, तो सरकार बना लेती है। तो इस प्रकार से बनी हुई सरकार क्या हो जाती है जी, तो गठबंधन की सरकार हो जाती है। क्या हो जाती है, तो गठबंधन की सरकार। तो कैसा और रहेगा जी दलीय व्यवस्था? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ था जी। 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। ठीक है। और यह पार्टी के पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी, या फिर मुरली मनोहर जोशी, या राजनाथ सिंह, की अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें वह को हटा दीजिए, वह एक एक्स्ट्रा लग गया है, कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है जी, तो कमल का फूल है। क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो बच्चों प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए, देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। देश में भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। कितने प्रकार के जी, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। ठीक है ना? चलिए बच्चों, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए, तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। चलिए सबको लाइक करिए जल्दी से। चलिए कितने प्रकार के हैं जी, तो 3 प्रकार के हैं। कितने, तो 3 प्रकार के। अनुच्छेद एक होता है 352, कितना, अनुच्छेद 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। ठीक है ना बच्चों? 3 प्रकार की आपको आपातकाल संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। ठीक है ना? देखिएगा, जब देश में गृह युद्ध की समस्या या फिर बाहरी आक्रमण की जब समस्या आती है, तब देश में आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है। जब देश में वित्तीय यानी रुपया पैसा, यानी कि मान लीजिए विदेशी जो मुद्रा है उसका भंडार कम हो जाए, देश में आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाए, देश में सबसे ज्यादा रुपया पैसा की कमी होने लगे, तो कौन कौन सा आपातकाल लगता है, तो 356 लगता है। कौन सा लगता है जी, तो 356 लगता है। और राज्य में जब सरकार नहीं बन पाती है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 360 है। कौन सा है जी, तो 360 है। ठीक है। तो यह 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। तो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो बच्चों बताएंगे कि 1970 में, कि 75 में, या 77 में, या फिर 80 में। तो कब हुआ था बच्चों, तो 25 जून। कब हुआ था जी, तो 25 जून
1975, 25 जून 1975 ईस्वी को, 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी के सरकार ने क्या कर दिए थे जी, तो भारत में आपातकाल की घोषणा कर दिए थे। ठीक है, इसमें आपातकाल जब हुआ तो जो हम लोग देखे हैं कोरोना में वर्तमान समय, तो उसी के अनुसार अगर हम लोग देखा जाए तो इसी तरह से लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया गया, यानी कि रोड पर निकलना या सभा करना वर्जित कर दिया गया। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। मतलब कि भूकंप आया हो तो भूकंप के एक नीचे वाला भाग होता है जहां पर सबसे पहले कंपन हुआ, एक उसी के ऊपर वाला भाग होता है जहां पर दूसरा नंबर पर कंपन हुआ। यानी कि सबसे पहले महसूस कहां पर होता है, जहां से वस्तु कोई टकराता है तो सबसे पहले वहां पर कंपन होता है, उसके बाद से इसके ऊपरी भाग पर कंपन होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो बच्चों याद रखेंगे उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे जी, उसे अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सुनामी संबंधित है जी। सुनामी कहाँ आती है जी, क्या वो स्थल से आती है, स्थल पर आती है, या फिर आकाश से आती है, या फिर समुद्र में आती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सुनामी कहाँ से आती है, तो समुद्र में आती है जी। कहाँ पर आती है, तो समुद्र में आती है। तो याद रखेंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का आंसर हो जाएगा समुद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, तो 58 का आंसर हो जाएगा समुद्र। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये कौन सी आपदा है जी, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। कौन आपदा है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। देखिएगा मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम आप सभी को तेजी से आपके क्वेश्चन को हल करने में लगे हैं, तो आप लोग भी बिना बेईमानी किए ईमानदारी से सब कोई वीडियो को लाइक करते चलिए, और जो भी बच्चे छूट गए हैं ज्वाइन नहीं हुए उनको भी ज्वाइन करते चलिए, ताकि उनको भी पूरा वीडियो मिल सके। ठीक है ना बच्चों। तो मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा जी, या फिर दूरबीन का प्रयोग किया जाएगा, या इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाएगा, या फिर माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों आप लोग पिक्चरों में देखे होंगे कि जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं उनके जो चश्मा पहने रहते हैं, तो उस चश्मे का जब फोटो दिखाई देता है तो क्या दिखता है बच्चों, कि हर चीज एक रंगीन टाइप के अजीब प्रकार के दिखता है, यानी व्हाइट में दिखता है, जैसे लगता है कि वह चीज वहां पर है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं ज्ञात होता है कि वह क्या है। तो वह किसके माध्यम से देखा जाता है, वह देखा जाता है इंफ्रारेड कैमरा के माध्यम से। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी, यानी दबे हुए वस्तु को पता लगाने के लिए किसका उपयोग होगा, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है जी। कौन प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, क्या यह प्राकृतिक आपदा है जी, भगवान जी तो आएंगे नहीं आग लगाने के लिए। क्या बम विस्फोट, बम विस्फोट तो यहाँ पर यानी कि भगवान तो करते नहीं है बम विस्फोट, या भूकंप है, या फिर रासायनिक दुर्घटना है, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है उसका जगह जी, तो ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ये जो 3 दिया गया है, आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना, ये कौन सी आपदा है, तो यह आपदा है मानव निर्मित, और भूकंप क्या है, तो प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। निम्न में से कौन जी खरीफ फसल है। तो आपको कल ही बताया गया था जी अगले सेट में कि जो ठंडी में बोया जाए वह रबी, और जो गर्मी में बोया जाए वह खरीफ फसल। तो यानी कौन सा खरीफ फसल हो जाएगा जी, तो धान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो धान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है जी, बाढ़ नियंत्रण वाला एक योजना है, या फिर डेयरी विकास है, कि बांध का रख रखाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बच्चों बताएंगे, बड़ा ही इस प्रश्न को वीवीआई कर लेंगे। ठीक है ना, इस प्रश्न को वीवीआई करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो क्या है जी, याद रखेंगे डेयरी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, तो डेयरी विकास से संबंधित है। यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो बच्चों ये भी प्रश्न बता दिया गया है जी, कब किया गया है, तो 1935 में किया गया है। कब किया गया है जी, तो 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। तो बच्चों रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी,
तो मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। कब किया गया है जी? तो 1949 में किया गया। ठीक है ना बच्चों? चलिए अगला प्रश्न। भारत में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी, तो देखिएगा भारत में 1818 ईस्वी में, कब जी? 1818 ईस्वी में पोर्ट गलास्टर में सबसे पहले सूती मिल स्थापित किया गया था। कब किया गया था जी? तो सबसे पहले 1818 में सूती मिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1818 में की गई थी। ठीक है ना बच्चों? और कहां पर की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। याद रखेंगे यह एक असफल था क्योंकि यह फैक्ट्री आगे चलकर बंद हो गया था। ठीक है बच्चों? चलिए, और साथ में याद रखेंगे जो आधुनिक रूप से जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था वह कब हुआ था जी? तो 1854 में हुआ था। तो प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नहीं तो एक नंबर आपका छूट जाएगा। तो कैसे? अगर पूछा जाए भारत का पहला सूती मिल कौन है, तो यह कहाँ स्थापित हुआ है? तो कलकत्ता में। अगर प्रश्न किया जाए कि आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ है, तो वह हुआ था बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो वह हुआ था मुंबई में। तो याद रखेंगे। और जो मुंबई में हुआ था वह हुआ था 1854 में हुआ था। जो कलकत्ता में हुआ था पोर्ट गलास्टर में, वह हुआ था 1818 में। ठीक ना बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबोर, बिस्मार्क कि गैरीबाल्डी या फिर मेजनी? तो कौन था जी? याद रखेंगे बिस्मार्क। कौन था जी? तो वह था बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बच्चों? एक बताएंगे कि रक्त एवं लौह व नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था जी? तो बिस्मार्क ने। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बाबू यह प्रश्न दूसरा बार है। इसके पहले इस प्रश्न को आंसर करा दिया गया है। जल्दी से आप सभी जो होता है इसका आंसर बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था। और हाँ, आप लोग ऑफ ना हो कि ये सभी लोग ऑन रहिए, वीडियो पर लाइव रहिए, न कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आप लोग ऑफ हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सबको ही एक साथ अंत तक बने रहिए ताकि एक भी वीडियो जो होता है एक भी मिस ना हो सके। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक सबको ही बने रहिए। ठीक है ना बालक? तो प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? 1964 में या 1866 में कि 1870 में कि 1871 में? तो बच्चे बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था जी। देखिएगा यह संधि किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था जी? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 में। कब हुआ था जी? तो 10 मई 1871 में। 10 मई 1871 में हुआ था। ठीक है ना बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था जी? वीवीआई प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न को वीवीआई करेंगे। ठीक है ना? देखिएगा खनन करने के लिए जब अंदर किसी प्रकार के गैसीय या फिर ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर उसे जलाया जाता है तो क्या होता है जी? तो अंदर एक विस्फोट हो जाता है क्योंकि खनन में बहुत सारी गैसें ज्वलनशील निकलती है। तो इसी से बचने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। कब किया गया जी? तो 1815 में किया गया। कब किया गया? 1815 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया जी? तो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था जी? इनकलाब जिंदाबाद था या फिर करो या मरो या फूट डालो शासन करो या फिर वंदे मातरम? तो देखिएगा बच्चों, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वह 9 अगस्त कब हुआ था जी? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। चूंकि कोई कोई किताब में आप देखिएगा तो यह जो 9 अगस्त है कहीं पर 8 अगस्त भी दिया है।
ठीक है ना। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जी। तो देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद बहुत पहले ही दे दिया गया था नारा, ठीक है। और फूट डालो शासन करो, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम ही बहुत पहले नारा दे दिया गया था, 1942 का पहले ही दे दिया गया था। यानी कि कौन दिया गया है जी नारा, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था जी, तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला बार हिंसक नारा दिए थे। कौन दिए थे जी, महात्मा गांधी। क्योंकि वह पूरे अपने राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें अहिंसक नारा दिए थे या अहिंसक कार्य किए थे। पहला बार जो होता है हिंसक नारा दिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है जी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, या दास कैपिटल को, या अप्रैल थीसिस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बताएंगे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। 1867 में, देखिएगा 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा, किनके द्वारा जी, कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है। 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है, और वह पुस्तक कौन सा है जी, दास कैपिटल। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिएगा बड़ा ही मजेदार प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वह पंजा छाप है, हाथ का पंजा छाप है, ठीक है ना। इसका स्थापना 28 दिसंबर, यहाँ पर लिख देते हैं 25 से 28, क्योंकि बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। 25 से 28 दिसंबर 1885 को, क्योंकि देखिएगा पहला बैठक 25 को हुआ था और यह 3 दिन तक चला था, और 25 से लेकर 28 के बीच में यह बैठक हुआ और कंप्लीट 1885 यानी दिसंबर में ही हो गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 में किनके द्वारा किया गया था जी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के और इस आंदोलन के जो आंदोलन बोल दिए, इस पार्टी के पहला अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा जो अध्यक्ष थे वह कौन थे जी, तो वह थे दादा भाई नेहरूजी थे। कौन थे जी, तो वह थे दादा भाई नेहरूजी थे, ठीक है ना बच्चों। कौन थे, तो वह थे दादा भाई नेहरूजी थे। तो देखिएगा पहला और दूसरा दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए ये प्रश्न आपको एक्स्ट्रा, आप कोई भी इंटरेस्ट किसी प्रकार का इंटरेस्ट एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको बिहार वाले एग्जाम में इस तरह का प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारा चीज आप लिखते चलेंगे और याद भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। चलिए गजब का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नंबर इससे आपका पक्का है बाबू। चलिए इसको आप क्लियर कीजिए और बताएंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। कहाँ किए थे जी, क्या चंपारण में किए थे, या फिर खेड़ा में किए थे जो उड़ीसा में है, या फिर अहमदाबाद में किए थे, या फिर कोलकाता में। तो बच्चे बताएंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले कहाँ किए थे, तो 1917 में जी। याद रखिएगा बिहार में 1917 में एक आंदोलन हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, चंपारण सत्याग्रह। इसी में सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। अब बताइएगा एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि गांधी जी को किस आंदोलन में सबसे पहले किसने महात्मा कह के पुकारे थे, ठीक है ना। किनके द्वारा सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा गया था, ठीक है ना बच्चों। आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। ये भी प्रश्न आपको लिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रण का आविष्कार हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था जी, भारत में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था जी बच्चों, तो इसका आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी, तो चीन में हुआ था। तो देखिएगा
मुद्रण मतलब क्या होता है जी? तो मुद्रण मतलब होता है यानी रुपया पैसा। क्या होता है जी? रुपया पैसा। यानी कि पहले जो विनिमय प्रणाली था, यानी एक वस्तु को देकर एक वस्तु प्रदान करना, इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होता था। तो इन कठिनाई को दूर करने के लिए कौन प्रणाली अपनाया गया? तो मुद्रण प्रणाली अपनाया गया। यानी कि मुद्रा दीजिए और किसी वस्तु को ग्रहण कर लीजिए, पा लीजिए। तो इसके लिए मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था। किस देश में हुआ था जी? तो वह हुआ था चीन में हुआ था जी। किस देश में? तो चीन में हुआ था। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है जी? तो बच्चों बताएंगे जी, ऊंचा नहीं पूछा गया है। सबसे लंबा बांध कौन सा है जी? क्या वो रिहंद बांध है, या फिर हीराकुंड है, या फिर भाखड़ा नंगल बांध है, या फिर नरौला बांध है? तो बच्चों बताएंगे कौन सा बांध सबसे ऊंचा है। ठीक है ना बच्चों, जल्दी से बताइएगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए सब कोई। 73 का आंसर क्या होगा जी? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बच्चों, और बताएंगे कि जो यह हीराकुंड बांध है, यानी कि 73 का आंसर क्या हो जाएगा जी? हीराकुंड बांध। तो 73 का जो आंसर हीराकुंड है, तो बताएंगे यह किस नदी पर है? सब कोई कमेंट करिए किस नदी पर है जी? तो बिल्कुल सही जवाब महानदी पर है जी। कहा किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है ना बच्चों, किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है जी? तो बच्चे बताएंगे किस खनिज, सॉरी कि हाँ, किस खनिज को उद्योगों की मम्मी कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे जी कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। सोना को कहा जाता है, कि तांबा को कहा जाता है, या फिर लोहा को कहा जाता है, या फिर मैग्नीज को? तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे कि कोई भी फैक्ट्री सोना का नहीं बना है जी। ऐसा बात नहीं कि कोई फैक्ट्री का जो मशीन है सब पार्ट उसके सोना का है, या तांबा का, या फिर मैग्नीज का है। यानी उद्योगों का जननी यानी मम्मी कौन हो जाएंगे जी? तो लोहा। कौन हो जाएगा बच्चों? तो लोहा। तो आपको एक प्रश्न भी लिखाए हैं कि लोहा एवं कोयला किस प्रकार से औद्योगिकरण में प्रगति की है, ये भी प्रश्न लिखा गया है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएंगे जी? तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है जी? चलिए जल्दी से बताएंगे आप सभी कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। यानी कि जो जले तो ज्यादा समय तक ऊष्मा दे और ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना, तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, या फिर पीट, या फिर लिग्नाइट, या फिर बिटुमिनस? तो बच्चों बताएंगे कि इसमें कोयला का कौन सा प्रकार है जो सबसे अच्छा क्वालिटी का है। तो कौन सा है जी? तो वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। इसमें 90% से ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गंडक परियोजना है जी। गंडक परियोजना कहाँ है? तो बच्चे बताएंगे आप लोग गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया में है, या फिर वाल्मीकि नगर में है, या फिर मोतिहारी में है, या फिर छपरा में है? ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बताएंगे आप लोग कि गंडक परियोजना कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए कि गंडक परियोजना कहाँ पर है। ठीक है ना, देखिएगा अगर प्रश्न को ऐसा पूछ दिया जाए कि गंडक परियोजना किस राज्य में है, हम क्या प्रश्न है जी? गंडक परियोजना, गंडक परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है जी? तो बिहार में है। किस राज्य में है? तो बिहार में है। ठीक है बच्चों, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ठीक है ओम सर का आवाज है, सुनिए बहुत ही लाजवाब मुस्कुरा रहा है आप लोग को देखकर, इसीलिए कमेंट अच्छा कीजिए कि ओम सर पहले शिकायत ना करे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? चलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जी कि किस राज्य में सर्वाधिक वन का क्षेत्र है? तो बच्चे बताएंगे किस राज्य में सर्वाधिक वन का क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में, या फिर केरल में? तो बच्चे बताएंगे कि किस राज्य में सर्वाधिक वन का प्रतिशत है। तो किसमें है जी? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का प्रतिशत है जी। ठीक है, इसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार से विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है जी? तो अमेजन के जंगल को किसे कहा जाता है? तो अमेजन का जंगल को। ठीक है ना बच्चों? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है जी? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? भागलपुर जिला में है, या फिर मुंगेर जिला में है, या फिर बांका जिला में है, या फिर मुजफ्फरपुर जिला में है? तो बच्चे बताएंगे कि जो कहलगांव तापीय परियोजना है जी, जो बिहार के कहलगांव एक तापीय परियोजना है, वह बिहार में कहाँ स्थित है? तो बच्चों कमेंट करेंगे कि भागलपुर में है, या फिर मुंगेर में है, या फिर बांका में है, या फिर मुजफ्फरपुर में है? तो बच्चों बताएंगे कि कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ पर है। तो जल्दी से कमेंट करिए, सबका कमेंट देखा जा रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी से बताते चले। ठीक है ना बच्चों? तो जल्दी से बताइए कि कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ पर है। ठीक है, कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ पर है जी? तो भागलपुर में है। कहाँ पर है बच्चों? तो भागलपुर में है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है। सूखे के लिए देखिए, आप लोग पूरे अगर 5 सेट को अगर लगातार पढ़ लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए बच्चों आप ध्यान पूर्वक, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, जिनका पूरा का पूरा छूटा हुआ है, एसएसटी एक भी नहीं पढ़ पाए हैं, वे लोग मात्र यह 5 वीडियो देखिए, और 5 वीडियो देखने के बाद से आपका सबका सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग मन लगाकर अच्छे से बस मात्र 5 वीडियो देखिए, बस आपका समझिए कि 40 में 40 क्लियर, यह कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग मन लगाकर मेहनत कीजिए, और यह मेहनत आपको जरूर रंग लाएगा। हम लोग का भी लक्ष्य यही है कि बच्चा का जो नंबर है वह 450 से अधिक होना चाहिए। 450। देखिए इतने आसान एग्जाम में अगर 450 नहीं ला पाते हैं तो फिर सेकेंड थर्ड का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सेकेंड थर्ड आना मतलब फेल होने के बराबर है। इसलिए कम से कम फर्स्ट आने के लिए आप लोग कुछ थोड़ा सा समय हमको दीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि सिवान एकेडमी आपको जो होता है अच्छे प्राप्तांक के साथ पास कराने में जरूर सफलता हासिल होगा। ठीक है ना बच्चों? तो सूखे के लिए कौन उत्तरदायी कारक है? तो चलिए बताएंगे आप लोग, वर्षा की कमी, कि भूकंप, कि बाढ़, या फिर ज्वालामुखी? तो कौन सा हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्षा की कमी। ठीक है ना बच्चों? चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। बिहार में कौन बाढ़ वाला क्षेत्र है? कौन वाला बाढ़ वाला क्षेत्र है जी? बिहार में बाढ़ वाला प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी बिहार है, कि दक्षिणी बिहार है, कि पश्चिमी बिहार है, कि उत्तरी बिहार है? तो बच्चों बताएंगे कि बिहार में कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित है। इसको आप लोग कर दीजिए प्रभावित। ठीक है ना? यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रभावित। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर आप लोग लिख देंगे प्रभावित। ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है जी? तो उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं, क्योंकि उधर की नदियां जो है नेपाल से ज्यादा आती है, और नेपाल ऊंचे होने के कारण जब वहां से नदियां चलती है तो अपने साथ बहुत तेज धार के साथ पानी निकलती है, जिससे मैदानी क्षेत्र में आकर बाढ़ का समस्या खड़ा कर देती है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग इसी तरह से सभी मॉडल पेपर को देखते रहिए। जो बच्चे अगर नहीं देख पाए हैं, समय से नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग भी जुड़े और अपने सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करते हुए अपने भविष्य को सुदृढ़ करें। चलिए सभी को एग्जाम को आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और पुनः हम लोग मिलते हैं अगले मॉडल सेट पेपर के साथ।
चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, बाय, टाटा।